सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। पीडीएम आज इस्लामाबाद में इकट्ठी है। वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन फॉरेन फंडिंग का मामला न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी दो बड़ी जमातों के खिलाफ भी है। फैसला आना बाकी है, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी इस वक्त हकायक जमा कर रही है और उसे एक तवील वक्त भी दरकार है। स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से भी बार बार ये बताया गया कि पाकिस्तान के काबिल तरीन अफसरान इस पर काम कर रहे हैं। फिर आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद क्या है, ये भी कहा गया पीडीएम की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन के जरिए ही इस हुकूमत का खात्मा मुमकिन है। तो क्या अब पीडीएम इससे पहले जितने जलसे कर रही थी, जुलूस निकाल रही थी और एहतजाजी तहरीकें चला रही थी, क्या उसमें कामयाबी नहीं उसे नजर आई कि अब वो इलेक्शन कमीशन की जानिब जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो मुतमईन है। तमाम तर चीज़ें 4000 के करीब डॉक्यूमेंट्स वो दे चुकी हैं कि कहाँ से फंड्स आए और उनकी तमाम मनी ट्रेल वो दे चुके हैं। देना है तो पाकिस्तान मुस्लिम नून को अपने फंड्स के हवाले से जवाब देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बताना है अपने फंड्स के हवाले से, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन कब तक फैसला करती है और पीडीएम के इस एहतजाज के असरात क्या होते हैं, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो भी जानेंगे। नईम असगर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक जलसे की सूरत इसराइली ने इख्तियार कर ली है। वहाँ पर खिताबात का भी आगाज़ हो गया है। तो नईम असगर, क्या सूरत हाल है इस वक्त है पीडीएम की आज एहतजाजी रैली की? जी बिल्कुल, पीडीएम की जो एहतजाजी रैली थी इलेक्शन कमीशन के बाहर, वो इस वक्त अपने अरूज पर है। और जो पीडीएम की क़यादत है, जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनके जो मजहबी कायदीन हैं, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर जो कंटेनर लगाया गया है, जिसको स्टेज कहा जा रहा है, उसके ऊपर मौजूद है। मरीम नवाज मौजूद है, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद है और पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनके रहनुमा यहाँ पर पहुंच चुके हैं अब से कुछ देर पहले। और अब से इस जो रैली है उसका आगाज किया, इस जलसे में तकरीरों का आगाज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने किया और उसके बाद अब तकरीरें जारी है। इस हवाले से नाज़रीन को बताते चलें कि ये बड़ा ही हसास इलाका है जहाँ पर ये किया जा रहा है और ये इस्लामाबाद की तारीख में ये पहली दफा रेड जोन के अंदर किसी को इस तरह का एहतजाज करने की इजाजत दी गई है। इलेक्शन कमीशन शाहराह दस्तूर पर वाक़या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इससे तकरीबन 100 गज के फासले पर सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, यहीं पर एफबीआर की अच्छा नहीं आपसे मैं ये जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के कायदीन का यहाँ पर आकर एहतजाज करना, तकारीर करना, यही आज का प्लान है, यही आज का एजेंडा है, या वो उनकी कोशिश है कि मुलाकात की जाए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन उनसे नहीं मिलेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिलेंगे उनसे। तो पीडीएम का क्या प्लान है कि वो सिर्फ एहतजाज, तकारीर और यहाँ पर एक जलसे की जो उन्होंने एक सूरत बना रखी है वहीं तक रहेंगे? देखिए, बेसिकली तो ये जो पीडीएम की जमातें हैं, पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनकी जानिब से ये एक प्रेशर टैक्टिक है इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर प्रेशर डालने की ये कोशिश है, जल्दा किया गया है। जरा ये कहना है कि ये कहेंगे कि हम इलेक्शन कमीशन से, कमिश्नर से, किसी चेयरमैन से मिलना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का प्लान नहीं है कि ये। ठीक है, नईम असगर हमें आगाह कर रहे थे। वो रैली, वो जलसे की सूरत हो गई है और जो कंटेनर है वो इस वक्त स्टेज की सूरत नज़र आ रहा है, जहाँ पर तकरीरों का आगाज़ भी कर दिया गया मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, जलसे, जुलूस, इस्तीफ़े, इलेक्शन, तमाम तर चीज़ों से अब मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब गया। ये पिछले 6 से 7 दिनों में एकदम ये इलेक्शन कमीशन और फॉरेन फंडिंग के मामला बड़े तेज़ी के साथ ये उठाए गए अचानक।
क्या वजूहात इसकी नज़र आ रहे हैं? केस तो 7 साल से चल रहा था, पिछले दौरे हुकूमत में भी ये मामला चल रहे थे, बाकी दोनों जमातों के खिलाफ, जो बड़ी दोनों जमातें उनके खिलाफ भी केसेस आ गए। ये अचानक ये क्या हो गया है कि अब सारा फोकस इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से होने वाले फैसलों से मुतालिक हो गया? मेरे ख्याल में ये रास्ता ढूंढा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए जो नॉन कन्वेंशनल गैर आइनी तरीके हैं उनको और ज़्यादा फैलाव दिया जाए, उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। आइन ये कहता है कि वज़ीर आज़म को हटाने की ये सूरत है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो जाए या खुदा न खास्ता उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए। और उससे पहले ये था कि एक 58(2)B था जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट हटा दिया करता था वज़ीर आज़म को और पार्लियामेंट को भी हटा देता था और उसको भी ख़त्म कर देता था। तो अब सूरत हाल ये है कि हकीकी तरीके यही 3 हैं। जो अदालती तरीका है मैं उसको भी गैर आइनी एक हद तक समझता हूँ और अदालतों का एहतराम सार आँखों पर, लेकिन वज़ीर आज़म को हटाने का ये जो आइन से मावरा तरीका है उसने हमारे सियासी खेल को बहुत बिगाड़ दिया है। अपोजिशन के पास दम है, अगर अददी अक्सरियत है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाए या प्रेशर इतना बढ़ा दे कि वज़ीर आज़म के पास कोई और रास्ता ना हो इस्तीफ़ा देने के अलावा, और कोई तीसरी या चौथी और कोई सूरत नहीं हो सकती है। अगर ये जा रहे हैं उस तरफ कि जनाब PTI किसी सूरत में डिफंट हो जाए, कलअदम हो जाए और उसे ख़त्म कर दिया जाए, ये भी एक तरीका के तौर पर अख्तियार किया जाएगा कि जब इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि जी फॉरेन फंडिंग हुई है और फॉरेन फंडिंग के नतीजे में वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो ये एक हथियार है। वो किसके पास है? इस्टेब्लिशमेंट के पास है, किसी और के पास है कि इसको अख्तियार करके वो पार्टी ही मंजर आम से चली जाए और कहा जाए कि जनाब पार्टी ख़त्म हो गई है तो हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। तो एक तरीका मैं समझता हूँ कि ये आइन से मावरा होगा। आपको ये सारी चीज़ें तमाम इदारों को उस वक्त नज़र आनी चाहिए थी जब ये मामला हो रहा था। अकबर बाबर साहब को हम बहुत पहले से जानते हैं, मेरी उनसे मुलाकातें हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप उनके फैसले को 6 साल के बाद आकर अपने मौके की तार में रखें और फिर उसको वार के तौर पर इस्तेमाल करें। अपोजिशन अपना महाज गर्म कर सकते हैं तो करे, अगर अददी अक्सरियत पूरी कर सकती है तो जरूर करे। हुकूमत का तो मामलात आज बड़े मुख्तलिफ भी रहे हैं। अच्छा, कुछ देर पहले कुमर दिलशाद साहब हमारे साथ थे तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी जमात को कलअदम कर दे, ख़त्म कर दे, उसकी जो आइनी हैसियत है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत रेफरेंस भेजेगी और उसके बाद ये फैसला होगा और उस को भी चैलेंज किया जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि आइनी बुनियादों पर ठीक हुआ है या नहीं। बाहर ये इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त स्क्रूटनी के अमल के अंदर मौजूद है। लेकिन अमीर अब्बास साहब, PDM के हवाले से बात हो रही थी कि PDM जितनी तेज़ी के साथ शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता मौसम की शिद्दत थी या मामलात कुछ और थे, वो सर्द होती गई। आज मरीम नवाज साहिबा से सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि PDM में वो जान नहीं रही है, वो नहीं है, सख्ती है, वो उतनी तेज़ी नहीं रही है। तो मरीम नवाज साहिबा ने उसका तो नहीं कहा कि हम एहतजाज कर रहे हैं या ये हो रहा है, हम बड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा हुकूमत भी तो बड़ी सुस्त हुई है, तो इसका मतलब है हुकूमत सुस्त है, वो इजाज़त दे रही है एहतजाज कर ले। PDM जो है वो उसमें आधे लोग हैं नहीं हैं, वो अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हद तक एहतजाज कर रहे हैं। तो ये बकौल शेख रशीद साहब बोला करते थे कि जो ठंडी ठंडी जो है वो ढोलकी वो हल्की फुल्की चलती रहेगी मौसीकी, पक्का राग नहीं होगा। तो ये वो पक्के राग नहीं चलेंगे अब, PDM हो या हुकूमत हो, दोनों जानिब से ऐसा चलता रहेगा हल्का फुल्का। देखिए, पक्का राग कहाँ से होगा, कैसे हो सकता है मुदस्सर? ये अभी फुटेज आप दिखा रहे हैं, इस फुटेज पे में सारी जो लीडरशिप है PDM की वो नज़र आ रही है। इसमें एक साहब खड़े हुए हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, ब्लैक स्याह मास्क, उनका नाम है आफ्ताब शेरपाओ। ये कौन से साहब हैं जिनके बारे में कावे मुसावी ने बता दिया कि जर्सी चैनल आइलैंड में हमने कुछ एसेट्स रिकवर किए या आइडेंटिफाई किए और हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि ये एसेट्स हम आपको बता रहे हैं, आप रब्ता करें अमेरिका के अटॉर्नी जनरल से और ये एसेट्स अपने वापस लें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जी हम इस केस को ही ड्रॉप कर रहे हैं अपनी उन 200 केसेस की लिस्ट में से। क्यों ड्रॉप कर रहे हैं जी? क्योंकि बाद में इन्हीं आफ्ताब शेरपाओ को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। तो लोगों के मुंह पर कोई स्टूपिड नहीं लिखा हुआ। ये जितना लोगों को स्टूपिड समझने की कोशिश कर लें,
ये लोगों को समझने के उल्लू के पट्टे, लोग पागल नहीं हैं, लोग जानते हैं कि ये क्यों सारे इकट्ठे हुए हैं। कुछ चेहरे तो देखें ना आप, उन चेहरों के ऊपर किस किस्म के इल्जाम हैं। जहां तक फॉरेन फंडिंग का मामला है, इसमें आपको जिस तरह इनके चेहरे हैं उसी तरह के इमरान खान साहब का चेहरा भी नजर आ रहा है। यानी 2014 में एक केस फाइल हुआ है, 6 साल हो गए हैं और उसकी स्क्रूटनी कमेटी की कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रही। यानी जिस मुल्क में 6 साल तक एक बहुत ही क्लियर कट किस्म का केस है, भाई आप क्लियर कर दें इमरान खान को, बरी उस जिम्मा कर दें कि कुछ नहीं किया, कोई गलत ममनुआ फंडिंग नहीं ली है, भाई केस को निपटाए तो सही ना। आप 6 साल तक अगर केस को ड्रैग कर रहे हैं और जिसमें से 2.5 साल खुद इमरान खान साहब की इंसाफ 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 सुबह शाम इंसाफ की गर्दान लोगों के गले में माला डाल रहे हैं इंसाफ की, ये इंसाफ का निजाम आप बदल रहे हैं कि 2.5 साल से तो आपकी हुकूमत है। अच्छा, पिछले 6 साल से ऑपोजिशन इमरान खान को लोगों में, पब्लिक में परसेप्शन क्या बिल्ड कर रही है कि ये बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा लाते रहे पार्टी के नाम पे और ममनुआ फंडिंग लेते रहे गैर मुल्कियों से। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था वो खुद लिखते इलेक्शन कमीशन के चीफ को कि आप मेरे मातहत तो नहीं है, लेकिन मैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री में ये आपको लिख रहा हूं और एक पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से कि आप इस केस को निपटाएं। आपके केस को ना चलाने की वजह से मेरी शख्सियत मुतासर हो रही है, मेरी पार्टी मुतासर हो रही है, मेरी शोहरत मुतासर हो रही है, तो क्यों नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर? इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ हो सकती है इसमें। तहरीक इंसाफ को भी शायद होगा। अब तहरीक इंसाफ इसमें जो मुख्तलिफ तरह के जो इल्तवा हासिल करती रही, कभी उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है ये केस सुने, कभी कह देते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को खुफिया रखा जाए। क्यों रखा जाए भी खुफिया? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप तो सीने पर हाथ मार के कहेंगे भाई ये रिपोर्ट पड़ी हुई, आओ चाट लो जिसने रिपोर्ट को चाटना, कुछ भी नहीं है इसमें हमारे खिलाफ। आप क्यों कहते हैं खुफिया रखें? और साथ कंडीशन लगा देते हैं कभी कि जी नहीं हमारे खोले तो उनको भी खोले। ये तो वही एहतसाब वाला बयानिया हो गया ना कि भाई अगर हमारे खोलने हैं तो फिर आप मुशर्रफ के केसेस भी खोलें, फिर ज़ियाउल हक के भी खोलें, फिर अयूब खान के भी खोलें, जो नून लीग का बयानिया ये पीपल्स पार्टी का। तो इसमें इमरान खान साहब, बस मैं लगारी साहब सवाल से पहले एक चीज यहां पर यह है कि इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर यह चाहिए था कि उनके खिलाफ अगर मामलात हैं इलेक्शन कमीशन को लिखते थे कि और इलेक्शन कमीशन को भी 2.5 साल में अब फैसला कर लेना चाहिए था। फिर सवाल यह भी हो रहा है कि इससे पहले जब एहसन इकबाल साहब से यह सवाल किया गया कि आपके दौरे हुकूमत में ये केस था तो उस वक्त फैसला क्यों नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये फैसला करते या उनके खिलाफ ये कार्रवाई करते तो इसे इंतकामी कार्रवाई, इंतकामी सियासत कहा जाता। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी उन्होंने किसी न किसी तरह सियासत को इंसाफ के उसूल में आड़े रखा। यहाँ पर तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, वो अपने खिलाफ क्यों जाएगी? अगर उनको लगता है कि कोई गड़बड़ है तो वो तो नहीं लिखेंगे, वो नहीं करेंगे। तो फिर सियासी जमातें भी इस वक्त कानून के साथ, इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, चाहे मौजूदा हुकूमत है चाहे वो पिछली हुकूमत है। मुदस्सिर ये तो एहसन इकबाल साहब ने दरअसल आपको, जिसको हम मुकमुका कहते हैं ना उर्फ़े आम में, उन्होंने मुकमुका की एक नई तारीफ आपको बताई है। यानी जब हम कहना ये चाहते थे कि जब हमारी हुकूमत होगी हम इनके केसेस नहीं खोलेंगे, लिहाजा जब इनकी हुकूमत है तो हमारे केसेस क्यों खुल रहे हैं? यही तो मुकमुका, यही तो मुसीबत है इस मुल्क की कि हम हुकूमत में हो गए, हम आपके केसेस नहीं खोलेंगे, ये कह करके भाई अगर हमने खोल दिए तो ये तो विक्टिमाइजेशन हो जाएगी। लिहाजा उसी उसूल पर चलते हुए आप भी अपने हमारे केसेस अपने दौर में ना खोलें ताकि हम ये ना कह सके कि जो है आप विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो यही तो वो बदबूदार, गलीज, नापाक मुकमुका है इस मुल्क के निजाम के अंदर। तो सर यही निजाम, जिस मुकमुका को खत्म करना था, यही निजाम को तो खत्म करने की बात पीटीआई भी कह रही, वो भी नहीं हो रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये लोग भी इसलिए इकट्ठे हैं कि इनको एनआरओ इलेक्शन कमीशन से मिल जाए क्योंकि इनके पास भी सबूत नहीं है। तो लगारी साहब फिर क्या तब्दीली, क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर यहाँ पर तो एक खोलेंगे तो उसका जुर्म नज़र आएंगे, दूसरे को खोलेंगे उसका जुर्म है, तो एक दूसरे को ही पर्दे डालने के लिए ये रहेंगे। तो फिर इस मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कहा जाए। बस सियासत तो बेदखल हो चुकी है इस मुल्क के अंदर, और जमहूरियत भी इसी तरह की है जिसमें जो अमीर अब्बास बता रहे हैं कि मुकमुका करें और आगे बढ़ते चलें, और इस सारी की सारी जो पिछले 70, 72, 73 साल से इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी हुई है, लूट मार हुई है, उसका कोई हिसाब न लिया जाए।
और वो सिविलियंस या मार्शल हुकूमतों ने जिस बेरहमी से, बेदर्दी से इस मुल्क के अजीम तर मफादात को नुकसान पहुँचाया है, उनका हम बात ही नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं हो सकती है। हुक्मरान अशराफिया एक ग्रोह है जो खेल खेलता रहता है और मजाक करता रहता है, हम इंतकाम ले रहे हैं, हमें एहतसाब कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से वो बता रहे थे, भाई अल-ऐलान एक शख्स ने कहा, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत, कहा कि हाँ जी हमने कुछ करप्शन की है, यही 5-8 लाख डॉलर की, और ताकि कोई बुरा वक्त आए तो हम भी अपने हालात को ठीक कर सकें और कुछ इस्तेमाल कर सकें, और हम यहाँ आ गए हैं। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनको वापस बुलवाया गया और कहा गया कि जी बिस्मिल्लाह आप हल्फ उठाइए और काबीना के वजीर बन जाइए, और वो बन गए। और फिर पूरे मुल्क के दरिया भी उनके दस्तरस में थे, पूरे मुल्क की बिजली घर भी उनके दस्तरस में थे, और सारा कुछ उनके हाथ में दे दिया गया, और वो ऐलान करने के बावजूद भी उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ। आज तक भी किसी ने कोई सवाल नहीं किया है कि भाई साहब आपने तो खुद कहा था कि मैंने हाँ कुछ की है, इतनी करप्शन। तो ये वो होता है जो उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने की है। अच्छा, जिन लोगों पर आपके इल्ज़ामात हैं वो यही होगा, कुछ अरसा जेल में रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और किसी के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होगा। फिर कुछ असद मुनीर जैसे लोग होंगे जो अपने आप को गोली मार लेंगे, और कुछ और इस तरह के लोग होंगे। अभी एक ब्यूरोक्रेट्स ने, 22 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट ने खुदकुशी की। कुछ और लोग होंगे जो अपना या किसी और का बोझ उठाने की बजाय वो डायरेक्ट चले जाएंगे, कहेंगे जी हम सुसाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान अमलन एक ऐसी रियासत में तब्दील हो चुका है जिसे हम कम से कम अल्फाज में कहेंगे कि ये बनाना स्टेट है, और हम हैं उसमें। और हमारे यहाँ इंसाफ का कोई मयार नहीं है। इंसाफ के नाम पर आने वाले ने इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई हैं जिस तरह से, वो तो आप सब देख रहे हैं। क्या रोज़ का रोना है, और इन्हीं अल्फाज को हम दोहराते रहे हैं जो कुछ इन्होंने किया है और जो कुछ पहले भी होता रहा है, कोई उनका हिसाब किताब नहीं कर रहा है। ये मामूली सी बात है ना कि जी ये इतने फॉरेन फंडिंग के मामलात को, अकाउंट्स को अगर कंसील किया गया, छुपाया गया है, नहीं बताया गया है, कम से कम यही तो बता दें। वो कह रहे हैं कि जी 23 फॉरेन फंडिंग के वो हैं अकाउंट्स हैं जिनको खुफिया रखा गया। अगर एक भी साबित हो जाता है तो आपका तो काम हो जाता है, फिर तो वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो 6 साल से आप यही साबित नहीं कर सकें कि हाँ इनका अकाउंट है या नहीं है, डिक्लेयर है या नहीं है, तो फिर आप तो इंसाफ करना नहीं चाहते ना। उन इदारों को हम क्या कहें? इंतहाई मुकद्दस, मोहतरम, काबिल एहतराम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो क्या करेगा अगर उसके अख्तियार में नहीं है? किसी ने रोक रखा है, किसी ने उनके हाथ बांध रखे हैं कि जी आप इंसाफ ना करें, आप कम से कम इस बात को आप ना करें। अच्छा, उन्होंने तो छुपाए थे, तो आप क्यों छुपा रहे हैं? पिछले 6 साल से बताया कि उन्होंने डायरेक्ट ऐलान कर दिया। जैसे अभी अमीरबाद साहब कह रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई आप उनको इक्वट कर दें, कहें कि जी बरीन के खिलाफ सारे इल्जाम गलत, उठाकर एक तरफ फेंक दें, तो हम इस तरफ भी तो जाए ना यार, एक गलत इल्जाम लगाए गए थे। सही फैसला होना ज़रूरी है, तमाम सियासी जमातों के हवाले से आए, हुकूमती जमात के हवाले से आए, लेकिन फैसला बहरहाल होना लाजिम है, क्योंकि 6-7 साल से इस तरह के केसेस लटके रहे हैं, तो उस पर सवाल भी हो रहे होते हैं और शकूक शुबात भी मज़ीद जन्म ले रहे होते हैं। वो कह रहे हैं हमने 4000 डॉक्यूमेंट्स जो है वो फ़ारूक हबीब साहब बताते हैं कि वो हमने जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद क्या स्क्रूटनी कमेटी इस मामले को लेकर अभी तक तहकीकात कर रही है। अच्छा, स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से भी अमीर अब्बास जो उसमें अफसरान हैं, वो भी कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी इदारों के, चाहे वो स्टेट बैंक के हैं, चाहे वो FIA के अंदर से लिए गए जितने भी, वो बड़े काबिल अफसर हैं और बड़े ईमानदार अफसर हैं, उनके बारे में है। फिर राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी अच्छे शोहरत रखते थे, लेकिन बहरहाल मियां शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी अफसरान में समझे जाते थे। तमाम तर चीज़ें हैं, तो फिर क्या इस सारे अमल का हल क्यों नहीं इतने सालों से निकल पा रहा है? वो डिलेइंग टैक्टिक्स यहाँ इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं कि कोई फैसला ना हो? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे दौर में नहीं होता, ये करना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे क्या लुब्बे लुबाब क्या होगा? इसके पीछे हल क्या होगा? फ़ायदा किसका है कि ये तमाम तर चीज़ें ना की जाए? मुदस्सिर, एक बात अगर आप मुझे इजाज़त दें करने की। जी, हम सियासत की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन की सियासत, हुकूमत की सियासत। असल वो सियासत एक ऐसा ब्लैंकेट कवर है और ये वो इक़्तिदार की वो देवी है सियासत
जिसकी तड़प हुकूमत में बैठे हुए सियासतदानों को भी है और जिसकी तड़प ऑपोजिशन यानी इख्तिदार से बाहर बैठे हुए सियासतदानों को भी है। आज आपको पता है 19 जनवरी है जी। आज सानिया साहिवाल के उन मासूम मकतूलीन की दूसरी बरसी है। बिल्कुल। कोई कर रहा है चैनल ट्रांसमिशन इसके ऊपर? सियासत 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 सियासत। वो कहां गया रियासत मदीना के वज़ीर आज़म जिसने 21 जनवरी को कतर से बैठ के ट्वीट की थी कि मैं जानता हूं पाकिस्तान में लोगों का गम और गुस्सा क्या है और मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं वापस आके ना सिर्फ इन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा बल्कि मैं पूरे पुलिस के निजाम को रिविजिट करूंगा। जानते हैं वो कातिल बरी हो गए हैं, बरी जी, जमानत पर नहीं है, बरी हो गए हैं। कोई बात कर रहे हैं? नहीं। सियासत ये है, सियासत इन चंद अशराफिया के चौंचले, ये इनका खेल है। जैसे बच्चे खेलते हैं खिलौनों के साथ, ये खिलौना है मुल्क इनके हाथों में, ये सियासत, ये मुल्क, ये खिलौना है निजाम। और हम सब बच्चा जमूरा हैं, ये इनके सामने हम बच्चा जमूरा, जैसे बच्चा जमूरा घूमते हैं और ये घुमाते हैं हमें। कोई इस मुल्क के रियल इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रहा। ना ये पीडीएम पे खड़े हुए लोग बात कर रहे हैं। ये क्यों निकले हैं आज बाहर? इनमें से कोई निकला है कि आज सानिया साहिवाल की दूसरी बरसी? क्यों? क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो इनको सानिया मॉडल टाउन का ताना मिलेगा। आज हुकूमत ने बात की सानिया मॉडल टाउन की? नहीं, क्योंकि इनको सानिया साहिवाल का ताना मिलेगा। ये आज क्यों बाहर निकले? क्योंकि इनका आज का निकलना इनके इक्तदार से ताल्लुक रखता है। शर्मनाक, हम एक फेज में दाखिल हो चुके हुए हैं मिन हैसुल कौम, और हमारे ये जो अमीर अब्बास साहब अवामी इश्यूज के हवाले से तो शायद हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं कि वो अवामी मामलात को हल ही नहीं कर पा रही है, अवाम मुश्किलात में है। अपोजिशन पर सवाल उठते हैं कि वो अपने मामलात के लिए, अपने केसेस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकली है। हुकूमत उन पर इल्ज़ाम, वो उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन अवाम वाकई उस अमल को देख रही है जो तब्दीली के नाम पर है। अवाम उस अमल को देख रही है जो अपोजिशन की जिम्मेदारियां हैं वो नहीं हो रही। मुसर्रत इकबाल जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहबा आपके वक्त का। ये पीडीएम एहतजाज कर रही है इस वक्त कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाए। 6 साल से इलेक्शन कमीशन में आपके खिलाफ केस चल रहा है, उसका फैसला नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इंसाफ की हुकूमत, सबसे पहले इंसाफ होगा तो हुकूमतें और मुआशरे चलते हैं। 2.5 साल से आपके दौरे हुकूमत में भी ये इस चीज़ का फैसला नहीं आ पाया। आप कभी उन केसेस को, उन चीज़ों को तूल दे रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। आप भी नहीं चाहते कि आपकी स्क्रूटनी हो इलेक्शन कमीशन के अंदर, आपके फंड्स के हवाले से भी सवाल हो, आप क्यों छुपा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, मैं आपकी कुछ चीज़ों से एग्री करूंगी और अभी जो आपने इलेक्शन कमीशन में और हमारी जो पार्टी के फंडिंग के हिसाब से आपने बात की, मैं उससे डिसएग्री करूंगी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन से पता करें कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को अपनी जो भी उनकी फंडिंग, फंड्स जहां से आते हैं उनकी डिटेल, डोनर्स की डिटेल्स मांगी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने 40,000 अपने जो डोनर्स हैं उनकी हमने इनको नाकेल मुहैया की। और अगर उनमें से हम ये चैलेंज करते हैं इन तमाम सियासी जमातों को भी और अपने इदारे को भी कि अगर उनमें से कोई एक नाम भी फेक हो या रॉन्ग एंट्री हो तो वो बिल्कुल हमें करार वाकई सजाएं दे सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी से भी मांगी गई थी और आज के दिन तक इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या इन्होंने अपने चंद जो भी इनके डोनर्स हैं क्या उनके भी इन्होंने हकायक 40,000 इज अ ह्यूज नंबर, ये इसको फॉरेन फंडिंग का नाम दे रहे हैं। इंतहाई शर्मनाक बात है। देखिए मुदस्सर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकबोन, बल्कि पाकिस्तान की बैकबोन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है और हम फखरिया तौर पर एज ए प्राउड हम इस चीज को लेते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट है तो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ी कुर्बानियां, हिस्सा, कंट्रीब्यूशन है। वो फंड्स की शक्ल में भी है और वो हमारे साथ हर हमारी जिद्दोजहद का दुनिया के जिस हिस्से में भी थे। लेकिन उसको फॉरेन फंडिंग का नाम देना, मैं आई वांट टू एक्सप्लेन इट नाउ। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान के ऊपर इन्होंने बेसलेस एलिगेशन लगाई और उनको आपकी आला अदलिया ने सादिक और अमीन का जो टाइटल ऐसे नहीं दिया था, 1-1 रुपए का हिसाब हमने दिया। इसी तरह
हम इस केस से भी सुरखरू होंगे और ये अच्छी बात है, ये अब रिवायत, अब ये चीजें डिसाइड हो जानी चाहिए। फॉरेन फंडिंग, आई वांट टू एक्सप्लेन इट नाउ। फॉरेन फंडिंग वो है जो उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने ली थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की स्पीच निकाले जिसमें उन्होंने कहा था कि, और एक और मैं तारीख गवाह इस बात की कि उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ से इस बात पे नाला भी थे कि उन्होंने इनको जो पैसे दिए थे बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए, उसमें भी ये पैसे खा गया था, करप्शन कर ली थी इसने, एंड ही वाज एंग्री। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इन्होंने, इन दोनों सियासी जमातों ने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, इन्होंने खुद कितनी डिटेल्स दी है? और हम ये कहते हैं कि हमारी जिस तरह से भी इलेक्शन कमीशन चाहे स्क्रूटनी कर ले, एक सवालनामा भेजा था, सवालनामा जो मुश्तमिल था बहुत सारे सवालों पे पीपल्स पार्टी को, उसका आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। इस मुल्क में सवाल ये है कि यहाँ पर आप पर ये भी इल्जाम होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ये तहकीकात कर रहा था उस वक्त इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर भी सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती रही कि वो ये केस को सुन ही नहीं सकती है, फॉरेन फंडिंग के मामलात को इलेक्शन कमीशन देख ही नहीं सकती। फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर आपके वकला ने इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि जो 2 कंपनीज आप लोगों ने अमेरिका में हायर की थी फंड्स के लिए, वो कहाँ से फंड्स लेती रही हैं, किन से इकट्ठा किया, उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो उनके बारे में नहीं जानते कि कौन थे जिन लोगों ने फंड्स दे दिए। ये भी आपके वकला ने तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो डिलेइंग टैक्टिक्स के हवाले से भी ये बात की जाती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने केस के हवाले से करती रही है पिछले 7 साल में। फिर ये भी सवाल हो रहा है कि अब इमरान खान साहब के आने के बाद तो कम से कम ये इलेक्शन कमीशन को, अभी अमीर अब्बास साहब भी ये सवाल कर रहे थे कि किया जाता कि भाई ये एक ईमानदार जिसको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन कह रही है उसके हवाले से सवाल उठ रहे हैं, तो जल्द अज जल्द इस केस का फैसला होना चाहिए। आज तो बल्कि जल्द फैसले के लिए जो पीडीएम इकट्ठी हुई है, आप भी उनके साथ इकट्ठे हो जाते कि इलेक्शन कमीशन को कहते जल्द अज जल्द फैसला करे ताकि पीटीआई के हवाले से दूध और दूध और पानी का पानी हो जाए। मुदस्सर साहब, पीडीएम का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से क्या लेना देना? मतलब इट्स अ मज़ाक़ खेल थिंग जो आप शेयर कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे ये बताएं, वो तो उनके पास, उनकी देखें पीडीएम की सियासत एक्सीडेंटल तौर पर जाके बंद गली में जाके इन्होंने अपनी वैन ठोक दी है। अब उसके बाद ये इनके पास, इन्होंने नौटंकी कोई शो लगाना है, ये तो एक, मुझे ये बताएं, मैं तो अर्ज कर रही हूँ कि हम तो इसको फेस कर रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ कंसर्न देखिए, एज ए अगर आज अपनी कंसर्न है, चाहे हमारी हुकूमत हो या ना हो, वो कोई भी सियासी जमात इसका इस्तेहकाक रखती है कि वो अपनी जायज चीजों को सामने रख सके, उस पर सवाल उठाना एक अलग चीज है। लेकिन मैंने अर्ज किया कि जितना रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मांगने पे दिया है, क्या उसका 1/3 या उसके कंपैरिजन में 5000 भी इन्होंने अपना डेटा दिया है? मैं तो ये अर्ज कर रही हूँ, हम इनसे ज्यादा क्या उसको कह सकते हैं कि ज्यादा पैसे वाली जमात को कभी भी नहीं थे। हमारे साथ तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फंडिंग पे हम चले और उसका हमें फख्र भी है। बड़े बड़े सरमायादार किसी 1 का, 2 का, 4 का, 10 का डेटा दें ना, ये शेयर करें आवाम के साथ भी। और इलेक्शन कमीशन ने, आप इस चीज की तस्दीक कर लें कि हमसे जो उन्होंने सवाल मांगे, क्या हमने उसके जवाब दिए कि नहीं, लेकिन तरीकाकार के ऊपर सवाल उठाना वो एक अलग बहस है। और बिल्कुल रिफॉर्म्स की तो याद हर वक्त रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसको इससे रिलेट कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मरियम और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत, पीडीएम की सियासत बंद गली में जब पहुंची है, तो अब ये डिफरेंट एवेन्यूज, अभी कल आप देखेंगे कि ये शायद कभी इनको देखें, बरसियां साल में कितनी हो सकती है मोहतरमा की, सानिया कारसाज कितने हो सकते हैं, वो साल में एक ही इनको मौका मिलना है। तो ये इसी तरह के ड्रामाबाजी करके ही अपनी झूठी सियासत को, झूठे बयानिया को, मुसर्रत साहब, मैं लगारी साहब से भी बात करूं, अमीर अब्बास, मैं सिर्फ इतना सवाल कि जो पीडीएम का मुतालिबा है कि जल्द फैसला किया जाए फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी यही मुतालिबा है कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए। मैं अर्ज करती हूँ, जी बिल्कुल, तमाम सियासी जमातों का बाशमूल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए डिसीजन, बिल्कुल अवाम को और मीडिया को आगाह किया जाना चाहिए। इसमें एक ऐड कर लें, ये तो वो सियासी जमात है जिनको आपको पता है कि अभी जो ब्रॉडशीट का जो सानिया कहूंगी, जो उसको भी अगर ऐसे सक्सेस ले रहे हैं, तो फिर इनके आज के जो ये प्रोटेस्ट है उसको भी ये इसी तरह ही ले रहे हैं जिस तरह ये मुझे लगता है कि इनका अपने खिलाफ प्रोटेस्ट है। आप जरा इलेक्शन कमीशन से छानबीन तो करें, पूछे तो सही कि इन्होंने कितने, हमने 40,000 दिए, हम कह रहे हैं कि उनको वेरीफाई करें, उनमें कोई एक भी बोगस नाम हो, फेक नाम हो,
तो हमें ये चैलेंज करें। और खुद इन्होंने कितने दिए हैं, देखिए ये हमसे पहले हैं, हम इनके बाद हमारी तारीख 25 बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन में 10 करोड़ के हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बता सकी है कि 10 करोड़ जमा करवाए गए। नवाज शरीफ साहब ने 4 करोड़ क्यों निकलवाए उस पार्टी फंड से, ये भी नहीं बताया गया। ये सवाल ठीक है, बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड के सवालात हैं जो तमाम मीडिया पे भी चल चुके हैं, लोगों को भी मालूम है। और ये भी सवाल कि अभी तक जो है वो बड़े डोनर्स के हवाले से जिन्होंने करोड़ों रुपया दिया है उनके भी नाम नहीं है। तो इस वक्त सियासत सिर्फ सियासतदानों की हद तक वो महदूद हो गई है, जो अवामी इशूज़ हैं वो कहाँ गए हैं, कहाँ गायब हो गए सर? असल में मसला ये है कि एक बहुत बड़ा हमाम है और सारे उसमें खड़े हैं, न सिर्फ सियासतदान बल्कि रियासती मुक़्तदरा के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी वहीं मौजूद हैं और सारे के सारे मिट्टी पाव अमल में होते हैं शरीक। कभी कुछ चीज़ खोल देते हैं ताकि हम तमाशा देखें और हमें तमाशा दिखाकर फिर मदारी एक तरफ हट जाता है, फिर एक नया तमाशा शुरू हो जाता है। हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के अवाम जो हैं, उन्हें कोई चीज़ नहीं बताई जाती है और ना ही उनके सामने कोई चीज़ खोली जाती है। जो बहुत ज़्यादा बागी हो जाए, बहुत ज़्यादा आकर मुँह दिखाए तो फिर उसको एक तरफ कर देते हैं और जो ये कहे कि जनाब अच्छा सारा हलवा हमारे आगे रख दें और हम इसको खा लेते हैं, तो वो फिर उसको हर चीज़ ठीक नज़र आ रही होती है। और लेकिन मसला ये है कि चीज़ें ख़राब कहाँ से होती हैं। सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत का जो खेल है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इस सारे खेल में सियासतदान ये क्यों समझते हैं कि जनाब हर चीज़ जो है वो हमारी मंशा और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो और जिस तरह हम चाहें सफ़ेद को स्याह कहें और स्याह को सफ़ेद करें, हमारी बात मानी जाए और हमारी किसी बात को गलत ना कहा जाए और हमें जो हम करें उसका कोई पूछने वाला ना हो। ये है, चाहे वो हुक्मरान जमात हो, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए डिलीवर करने को तैयार नहीं है। अच्छा फिर क्या होगा अगर ये मायूसी फैलती है? मैं नहीं मायूस होता हूँ, मुझे ये भी मालूम है कि अमीर अब्बास भी मायूस नहीं होते हैं, बहुत मायूस कौन हालात में भी हम मायूस नहीं होते हैं, लेकिन क्या ये ऐसे हालात नहीं हैं कि जब लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और लोग कहते हैं यार ये मरना तो है, हमारे पास सबसे कीमती चीज़ तो हमारी ज़िंदगी है, वो तो स्टेक पर है। वैसी क्या अगर कोई शख्स ये देखेगा मेरा बच्चा भूख से मर रहा है या इलाज ना होने से मर रहा है या प्रॉपर उसको देखे, उसकी केयर न किए जाने से उसका बच्चा या उसका ख़ानदान का फर्द या वो खुद मर रहा है, तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा? और ये सोच अगर आगे बढ़ती है तो लोग कहेंगे यार मरना ही है ना, चलो फिर आप इनसे लड़ाई करके मरते हैं। तो क्या इस तरह नहीं हुआ है दुनिया में? इस तरह बहुत मकामात पर हुआ है कि जब लोगों के सब्र का पैमाना, शहनशाह ईरान जैसी ताकतवर, उसने मुसद्दक जैसे पॉपुलर वज़ीर आज़म को उठाकर हटा दिया था, लेकिन हमने ये दिन देखा था, हमने अपनी आंखों से देखा था कि शहनशाह किस तरह से तेहरान से रुखसत हो रहा था और तेहरान जब छोड़ रहा था तो किस तरह से वो अपने आंसू बहाता हुआ जा रहा था, लेकिन वो ज़मीन उसके लिए तंग हो चुकी थी। और लेकिन लगारी साहब, मैं यहाँ पर कथा कलामी की माफ़ी, लेकिन शहनशाह ईरान के लिए तो वहाँ ज़मीन तंग हो गई, लेकिन वहाँ पर इनकलाब की एक सूरत इमाम खुमैनी की तौर पर नजर आए। आपको लग रहा है पीडीएम पे खड़े हुए स्टेज पर यहाँ ऐसी कोई चीज़ नजर आ रही? सर एक आदमी तो चाहिए होता है ना कि जो इस चीज़ को लीड कर रहा होता है, यहाँ हमें वो चीज़ नजर आ रही है? अवाम 22 करोड़ क्या इमरान खान के खिलाफ होने के लिए उन आजमाए हुए लोगों पर एतमाद कर सकते हैं? मैं फिर अर्ज करता हूँ कि वो कोई शख्सियत नहीं होती है। मैं फिर ये कहता हूँ कि मासेस होते हैं, लोग होते हैं, जब वो बिल्कुल बेजार हो जाते हैं तो उठ खड़े होते हैं, फिर कोई ना कोई आ जाता है। यानी ये जो ईरान में मजहबी उलमा की बहुत बड़ी क़यादत है, वो ऐसा थोड़ी है कि बहुत पहले से परवान चढ़ रही थी। उनसे पहले तो तोदा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और उससे पहले जो है तोदा पार्टी ने तो इतना बड़ा ग्राउंड बना लिया था कि लगता था कि अब इनकलाब आने वाला है। लेकिन देखें बहुत से अवामिल और भी काम कर रहे हैं जिन्होंने तोदा पार्टी को एक तरफ किया, उसके हजारों लोगों को कत्ल किया। नमक की वो झील मैंने देखी है कम और तेहरान के दरमियान, जहां नौजवानों को हेलीकॉप्टर में लाद कर उस झील में फेंक दिया करते थे और कहते थे कि जनाब जो नमक, ये सारे के सारे नमक में नमक हो जाएंगे। होते रहे लोग, फिर उलमा आए और उन्होंने आकर इनकलाब का परचम लिया और फिर इनकलाब लेकर आए। देखें ऐसा नहीं होता है कि कोई नजर आ रहा होता है आपको, हालात होते हैं जो चीजों को उस तरफ ले जाते हैं और शख्सियत भी आ जाती है। हालात, अमीर अब्बास, क्या हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं कि इस किस्म के इनकलाब की सूरत बने, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो ईरान का हो? क्या वाकई ऐसी सूरत है? और जो लगारी साहब कह रहे हैं कि वो हालात बनते हैं,
तो फिर लीडर भी पैदा हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें तब्दील भी हो जाती हैं। आप एग्री कर रहे हैं कि ऐसे हालात पाकिस्तान में हैं? अगर आप लोगों के मसाइल को देखें मुदस्सिर, तो हालात तो किसी तौर पर उससे कम नहीं है। यानी इनकलाब फ्रांस जब आया था तो उस वक्त 99% लोगों के वसाइल पर 1% तबका काबिज था। जी, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? जब फ्रांस में इनकलाब आया था तो जो लोगों की गुर्बत थी, जो किसानों की गुर्बत थी, और जिस तरह लोगों ने बेस्टाइल जेल के ऊपर हमला कर दिया था और बेस्टाइल जेल की दीवारों को गिरा दिया था, कैदी बाहर निकल आए थे, पूरे पेरिस के मुजाफात से लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जाकर जो किला वर्साय है वहाँ पर चढ़ाई कर दी थी और बादशाह लुइस 16 को और उसकी बीवी मैरी एंटोइनेट को घसीट कर बाहर लेकर आए थे और शांज़ेलीज़े पर लाके उनकी गर्दनें उड़ा दी थी, गिलोटिनाइज कर दिया था। हालात, गुस्सा लोगों के अंदर, गुर्बत, मसाइल, ये एयर कंडीशन स्टूडियो में आप कराची में बैठे हुए हैं पेंट कोट टाई लगा के, मैं यहाँ लाहौर बैठा हूं, यहां नहीं इसके अंदर नजर आ सकती। लोगों के दालान में जाके झांको, लोगों के घरों के अंदर झांको तो सही कि लोगों के अंदर वो गुर्बत, पसमानदगी, महरूमियां, मायूसियां, निजाम के खिलाफ गमो गुस्सा वो कुड़ रहे हैं। लगारी साहब ने इनकलाब ईरान की बात की। आज 19 जनवरी है, 17 जनवरी आज से 2 दिन पहले 1979 का वो दिन था जब रजा शाह पहलवी भाग गया था वहां से। 2500 साल बादशाहत का अमीन था और सिर्फ उसके खानदान की, पहलवी खानदान ने 65 साल बादशाहत कायम की थी। भाग गया था वहां से जब लोग उठे थे। तो निहत्ता था खुमैनी जब लैंड किया था पेरिस से तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट पर, कोई फौज नहीं थी उसके साथ। और जब जहाज होवर कर रहा था महराबाद एयरपोर्ट पर तो उसे बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा, थॉमस सिम्पसन ने, कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, ये इतने लोग कहां से नीचे से आ गए? उसने नीचे से झांक के देखा, कहा हे चस्त, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ कोई है या नहीं है। ना वो लीडर यहां पे है और ना ही बदकिस्मती से वो कौम यहां पर है। जहां तक मसाइल, इश्यूज की बात है, प्रिविलेज क्लास जो है, हम भी प्रिविलेज क्लास का हिस्सा है। हम सब प्रिविलेज, मैं खुद आपको कह रहा हूं कि हम कसूरवार है इस निज़ाम, हम भी प्रिविलेज क्लास का हिस्सा है। सही। हम अपने काम ताल्लुकात से करवा लेते हैं, हम अच्छी तनख्वाहें, हम असर और रसूख के हामिल लोगों में शामिल हैं। लेकिन एक अक्सरियत जो है वो किस कर्ब से गुजरी। मैंने आपको कहा ना, आज सानिया साहिवाल की दूसरी बरसी है। किसी को याद है कि वो 3 बहन भाई जिनके मासूम कलेजों के सामने उनकी 13 साल बहन को और मां बाप को गोलियों से भून दिया गया था? वो ट्वीट याद नहीं हमारे रियासत मदीना के हुक्मरान को जो उन्होंने की थी कि मैं वापस आके हिसाब लूंगा? वो बरी हो गए। कोई आज बात कर रहा है उनकी? सही। ये उसामा नदीम, उसके बाद एक और वाकया होगा इस्लामाबाद में, उसामा नदीम सती का, वो 21 साल खूबरू नौजवान, उसे गोलियों से भून दिया पुलिस के गुमाश्तों ने। तो वो कौन सी चीज है जो ठीक हुई, हो रही है, ये होती नजर आ रही है कि हम कहें कि हाँ भाई, ना तो यहाँ पे किसी फ्रांस के इनकलाब की जरूरत है, ना किसी ईरान के, ना किसी रूस के इनकलाब की, ना अमेरिकी इनकलाब की, किसी इनकलाब की जरूरत नहीं है, ना माओ के कोई रेड रेवोल्यूशन की जरूरत है। यह है कुछ ये इस वक्त अंडर करंट्स चल रहे हैं इस मुआशरे के अंदर। अब वो अंडर करंट्स कैसे बाहर आएंगे, कौन उनको बाहर लाएगा, वल्लाह आलम। ये सवाल बड़ा अहम है कि ये कौन और कैसे होगा, जिस हर बार अवाम शायद उस धोखे में आती है कि अब कुछ बेहतरी है, लेकिन अवाम के लिए क्या बेहतरी है, सवाल वहीं पर मौजूद है। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसान, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। मुसर्रत साहिबा, ये मामलात हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के आगे एहतजाज हो, आपका हो, इनका हो, तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन जिस जानिब बात हो रही है, अमीर अब्बास कर रहे हैं, नज़ीर लगारी साहब बात कर रहे हैं कि अवामी रिलीफ के हवाले से 2.5 साल में सबसे बड़ा वादा अवामी रिलीफ का, इंसाफ का और इस माशरे को बेहतर बनाने और रियासत मदीना का इमरान खान साहब का था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।